कहते हैं कि जब इंसान के शरीर पर कुछ अलग तरह की ख्वाहिशों का भूत चढ़ जाता है, तब ना उसे रिश्ता समझ में आता है, ना समाज की मान मर्यादा समझ में आती है। वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जो कि उस लड़के के रिश्ते में चाची लगती थी, लेकिन वो लड़का उसकी खूबसूरती पर इतना फिदा था कि वो उसको पाने के लिए हर कदम उठाने के लिए वो तैयार रहता था, लेकिन वो नाकामयाब था अब तक। लेकिन एक दिन आखिर उसे मौका मिल जाता है अपनी चाची को उसके मायके छोड़ने का, और वो उसको मायके लेकर के जा रहा होता है और एक सुनसान जगह देख करके वो गाड़ी रोक देता है। और गाड़ी रोकने के बाद वो अपनी चाची के साथ वो सब करने लगता है जिसकी कल्पना उसकी चाची को भी शायद नहीं थी और ना ही उसके चाचा को थी। दोस्तों, बहुत ही रोचक और बहुत ही आपको झकझोर कर रख देने वाली कहानी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और साथ ही साथ इसकी चाची क्या करती है उस लड़के के साथ, जब लड़का उसको सुनसान जगह पर ले जाकर रोक देता है। ये सब जानने के लिए आपको पूरी कहानी को सुननी होगी, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर की है। यहीं पर रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम शिखा होता है। शिखा की उम्र लगभग 23-24 साल के आसपास रही होगी और तभी इनके पिता जो है इनकी शादी गाजीपुर के ही जिले में रहने वाले माधव से कर देते हैं। माधव की उम्र उस वक्त लगभग 26-27 साल के आसपास रही थी। दरअसल जो शिखा होते हैं, इनके पिता जो थे वो बेहद गरीब थे। शिखा पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। उसका एक ख्वाब था कि वो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करे, लेकिन वो मजबूर थी और अपने पिता की गरीबी से बेहद मजबूर थी। उसका जो सपना था वो इसीलिए धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि जो उसके पिता थे उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में असमर्थ थे। वो चाहते तो थे कि उनकी बेटी आगे पढ़ लिख करके कुछ बने, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसकी जो फीस थी और जो खर्चे थे उसको उठाने में वो असमर्थ थे। अब शिखा को करना क्या था, वो अपने जीवन से समझौता कर लेती है। उसके पिता उसकी बढ़ती उम्र देख करके उसके लिए लड़का ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। अब शिखा के पिता जो थे वो शिखा के लड़के के लिए जब भी एक लड़के देखने जाते, तभी भी उनके पास एक समस्या थी कि लोग जो थे वो दहेज की मांग करते थे, जो वो देने में असमर्थ थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी बड़ी हो रही है और इसकी शादी वो कैसे करे। ऐसा करते करते लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। तब एक लोग से जानकारी मिलती है कि एक लड़का है, वो भी बेहद गरीब है। अगर आप चाहें तो आप जाकर उसे देख लीजिए, अगर पसंद आए तो उससे शादी कर दीजिए शिखा की। अब इधर दहेज की मांग से परेशान हो जाती है शिखा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर कोई समाज में गलत कदम उठा लूं तो माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी। कहेंगे कि लड़की जवान थी और किसी के साथ उसने भाग करके शादी कर ली। इन सब चीजों की विशेष चिंता रहती थी। अब उसके पिता उस लड़के को देखने जाते हैं। उस लड़के को देखते हैं तो लड़का तो उन्हें पसंद नहीं आता है, लेकिन मजबूरी ये थी कि उन्हें पसंद करना ही करना था, क्योंकि उसने दहेज की डिमांड नहीं की थी। उसने कहा कि किसी तरीके से आप चाहे तो मंदिर में भी शादी करा दो, हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं। जब ये बात शिखा के पिता ने सुनी तो उन्हें ये थोड़ी बात जो थी वो अच्छी लगी थी। वो लड़के के फोटो वगैरह लेकर के घर आते हैं और सबको दिखाते हैं। घर वालों को भी लड़का कोई खास पसंद नहीं आया था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। बस एक ही ऑप्शन था कि समझौता करना था। जब सारी बात शिखा के पिता घर में बताते हैं कि वो जो है वो दहेज के नाम पर कुछ नहीं लेंगे, वो लोग तो यहाँ तक तैयार है कि मंदिर में भी चाहे तो शादी कर सकते हैं। शिखा जो है वो अपने बाप की मजबूरी के सामने झुक जाती है और वो अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित करने का संकल्प ले लेती है। वो अपने पिता से कहती है कि ठीक है, मुझे लड़का पसंद है। शिखा की हाँ सुन करके उसके पिता के भी मन में खुशी होती है, लेकिन उसके मन में एक बात का जो डर था वो हमेशा से था कि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी ने कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ समझौता किया है। अब वो कर भी क्या सकते थे, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। बहुत कोशिश की उसने जीवन में पैसा कमाने की शिखा के पिता ने, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। वो मजबूर बेसहारा थे, उनके पास खेती बाड़ी भी कोई बड़ी नहीं थी। शिखा की शादी जो है वो अब माधव से तय हो जाती है। दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है और मंदिर में शादी हो जाती है, क्योंकि शिखा के पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो घर पर बारात बुलाएं और बारातियों का स्वागत कर सके। माधव भी इन सब चीजों को जो है वो बुरा नहीं मानता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि आप चाहे तो मंदिर में भी शादी कर सकते हैं। माधव की जरूरत थी तो सिर्फ एक पत्नी की जो कि उसका सहारा बने। माधव थोड़ा शरीर से कमजोर था और वो भी गरीब परिवार से ही था। वो भी जानता था कि असल में गरीबी क्या होती है।
माधव और शिखा की शादी मंदिर में होती है। शिखा अब अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल का पहला दिन होता है। जब पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जो हालत है ससुराल की, उसके यहाँ से भी बदतर थी। उसको थोड़ा सा अटपटा भी लगा। वो सोची कि मेरी जिंदगी में शायद गरीबी ही लिखी हुई है, क्योंकि मैं जहाँ जन्मी वहां भी गरीबी थी, और जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेकर आई, जहाँ मुझे शादी हुई, वहां भी गरीबी है। कैसी जिंदगी चलेगी, क्या होगा भविष्य में, वो सब चिंता इसे खाए जा रही थी। वो सोच में पड़ी रहती है। शादी की पहली रात का वक्त आ जाता है। माधव आता है। माधव को वो आज भी तक सामने से देखी नहीं थी। उस दिन जब शादी में वो पहली बार उसे देखती है, उसके मन में ये भी आता है कि हम लोग तो पैसे से गरीब थे, लेकिन जो पति है वो तो शरीर से भी गरीब है, बिल्कुल ही दुबला पतला था। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। बहुत ही ज्यादा उसका परेशानी में जीवन पड़ गया था। वो अपनी इसी परेशानी को कोसते कोसते, अपने जीवन को कोसते कसते वो रोने लगती है, और सिर्फ रोती रहती है। तभी माधव आता है, कहता है कि क्यों रो रही हो? तो वो कहती कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। माधव कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर की स्थिति कैसी है और मेरी घर की स्थिति कैसी है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे तो इससे उठ करके आगे जरूर बढ़ सकते हैं। हम बहुत मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जब ये बात माधव की शिखा सुनती है तो वो और ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा कि चलो कम से कम कोई तो है जो समझ रहा है, जो मेरी हालात को, मेरे मन को समझ रहा है। दोस्तों, अब वक्त था दोनों के बीच में जो पति पत्नी के जो संबंध थे वो बनने के। शादी की पहली रात वो सब कुछ होता है दोस्तों, और फिर दोनों के बीच किसी तरह के जो रिश्ते थे वो सारे जो है वो निभाए जाते हैं। लेकिन जो माधव होता है, जिस तरीके का उसे चाहिए था उस तरीके से वो शिखा को खुश नहीं कर पाता है। शिखा को लगा कि एक तो पैसे से गरीब, ऊपर से शरीर से भी गरीब, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल ही नर्क कर दी गई है। बिल्कुल जो उसका दिमाग होता है वो इस सिचुएशन से खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब उसकी जिंदगी कैसे कटने वाली थी। पति भी इस तरीके का ही निकला था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। मुझे जीवन में आगे बढ़ना था, मेरा सपना कुछ और था, लेकिन मेरा सपना मुझे कहाँ ला करके फेंक गया, मेरी गरीबी मुझे कहाँ ला करके ढकेल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही परेशान करने वाली दोस्तों कहानी। आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएगी। माधव के गांव में, माधव के परिवार में उसका एक भाई लगता है, और भाई का एक लड़का होता है जिसका नाम लोकेश होता है। उम्र जिसकी 19 साल के तकरीबन रही होगी। जब माधव शिखा को लेकर के आता है तो लोकेश जो है वो अक्सर अपनी चाची को देखने के लिए आता जाता रहता था। देखता था कि शिखा जो थी वो बेहद खूबसूरत थी। जब शिखा ने पहली बार लोकेश को देखा तो उसकी खूबसूरती को देख करके उसके मन में आया कि ये लड़का कितना खूबसूरत है, और काश ये मेरा पति होता। बहुत ही लोकेश जो था वो खूबसूरत और हैंडसम, स्मार्ट था। उसकी खूबसूरती को देख करके शिखा के मन में आया कि काश ऐसे लड़का मुझे मिला होता तो शायद मेरी जिंदगी भी संवर जाती, क्योंकि जो लोकेश के पिता थे वो सरकारी नौकरी में थे, घर वगैरह भी अच्छे बने थे और पैसे भी बने थे। लोकेश जो था वो भी कपड़े वगैरह स्टाइल का काफी शौकीन था। लोकेश शिखा से, क्योंकि शिखा उसकी चाची लगती थी, तो वो उसे अक्सर बैठ करके बातचीत करता था। शिखा और लोकेश की बातें होने लगती है, और बातें होते होते दोनों के बीच जो है वो हर तरह की बातें होने लगी थी। लोकेश अपनी सारी बातें बताता है कि मेरे पिताजी जो है वो सरकारी नौकरी में है, और मैं जो है सरकारी जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ, और मेरा सपना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है। जब गवर्नमेंट जॉब की वो बात सुनते तो उसके मन में आता है कि मेरा भी तो सपना था, लेकिन मैं अपने सपने को मार करके शादी कर ली, और शादी भी हुई तो ऐसे घर में हुई जिससे कि मुझे आगे कभी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। वो लोकेश से कहती है कि मुझे भी सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा सपना था, ख्वाब था, जो कि अब अधूरा रह गया है। तुम चाहो तो मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, तो मैं भी जो है वो आगे कुछ बढ़ सकूंगी और इस गरीबी से उभर सकूंगी। लोकेश कहता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेरी जैसी भी मदद चाहिए, मैं आपकी मदद करने के लिए बेशक तैयार हूँ। एक दिन शिखा जो है वो अपने पति माधव से कहती है कि मैं जो है पढ़ने में बहुत तेज थी और मेरा सपना था नौकरी करने का। लोकेश भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं लोकेश से थोड़ा मदद ले सकती हूँ और मैं नौकरी की तैयारी करूंगी। तो वह कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हें पढ़ना है तो तुम जरूर पढ़ो, शायद हो सकता है कि कहीं आगे चल करके हमारी जिंदगी संवर जाए। अब जो माधव होता है वो लोकेश से कहता है कि तुम अपनी चाची को जो भी पूछे या जो भी किताब कॉपी उसे चाहिए तुम उसे ला करके देना, और 2 घंटे तुम उसके साथ तैयारी करना और फिर उसकी भी करवाना, ताकि उसको भी कहीं नौकरी अगर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। लोकेश जो था वो डेली का उसका नियम हो जाता है। वो डेली आकर के शिखा के साथ बैठता, शिखा को भी पढ़ाता और खुद भी पढ़ा करता था।
अब दोनों के बीच में यहीं से दोस्तों बातचीत शुरू हो गई। पढ़ाई करते करते जो शिखा होती है वो लगभग 2 से 3 महीने का वक्त बीत जाता है। वो मन लगा करके पढ़ाई कर ही रही थी, लेकिन शिखा के मन में लोकेश के प्रति जो है वो कुछ उसके इरादे बदल जाते हैं और लोकेश का भी इरादा शिखा के प्रति बदल जाता है। वो दोनों भूल जाते हैं कि हम दोनों के रिश्ते क्या हैं और रिश्ते को भूल करके दोनों के बीच में जो है नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे की खूबसूरती पर कुछ इस कदर फिदा हो जाते हैं कि आगे जो होने वाला था दोस्तों वो वाकई में आप भी सुनकर के हैरान हो जाएंगे। एक दिन की बात है कि माधव के पास चूंकि कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं, लोकेश के पास सब कुछ था, उसके पास संपन्न परिवार था और शिखा को अपने मायके जाना था। शिखा लोकेश से कहती है कि चल के हमें छोड़ाओ। लोकेश कहता है कि जब तक चाचा नहीं कहेंगे तो फिर मैं कैसे तुम्हारे साथ चलूं। तो वह कहती है कि तुम उसके लिए परेशान ना हो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। लोकेश शिखा माधव से कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं लोकेश के साथ मायके चली जाऊं, काफी दिन हो गए हुए और मेरा भी मन जो है वो घर जाने को कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, तुम्हें उसके साथ जाना है तो चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माधव के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि लोकेश और शिखा के मन में कोई गलत रिश्ता है। वो लोकेश से कहता है कि तुम जाकर के चाची को छोड़ा। तो लोकेश कहता है कि ठीक है। लोकेश तो इंतजार में ही था उस पल के लिए, अब उसे मौका भी मिल गया था। अगले दिन सुबह जो शिखा होती है वो तैयार हो जाती है और लोकेश गाड़ी लेकर के आता है, शिखा को गाड़ी पर बैठाता है और बैठा करके निकल जाता है शिखा के मायके की तरफ। दोस्तों लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी होती है। ये दोनों जा ही रहे होते हैं। जाते जाते रास्ते में देखते हैं एक सुनसान जगह, नदी बह रही थी और बगल में एक हरा भरा बगीचा भी होता है। दोनों कहते हैं कि बहुत ही सुंदर जगह है, तो 2 मिनट यहीं बैठ करके आराम कर लिया जाए और फिर चला जाएगा। शिखा कहती है कि नहीं, पहले घर जल्दी पहुंचना है, वैसे भी देर हो गया है। तो लोकेश कहता है कि नहीं, बस थोड़ी सा ही वक्त यहाँ बिताएंगे, हमें अच्छा लगेगा, देखो ना नजारा कितना खूबसूरत है। नजारा रुक जाती है और वो भी रुक जाते हैं। दोनों बैठ करके बातचीत करते हैं। वो बात करते हुए कहते हैं कि चलो बाग में देखते हैं। गर्मी का महीना था, आम भी फरा हुआ था, आम की बाग थी। तो कहते हैं कि चलो आम देखा जाए, कहीं पका गिरा होगा तो कुछ उठा के खाएंगे पिएंगे। शिखा और लोकेश दोनों बाग की तरफ चले जाते हैं। बाग की तरफ देखते हैं कोई भी नहीं रहता है, आम भी गिरे थे और वो लोग दोनों उस आम को भी खाते हैं। उसके बाद जो लोकेश है वो शिखा को अपने पास बुलाता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे अपनी तरफ खींच लेता है और खींचने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बेकार में ही माधव के चक्कर में पड़ी हो, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मेरे पास पैसे रुपए सब कुछ है। ईश्वर ने साथ दिया तो फिर आगे मेरी भी नौकरी होगी और तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी। शिखा जो थी वो कोई आपत्ति इस बात पर नहीं जताती है उस वक्त। शिखा भी शायद उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था और उसे भी इन सब चीज की जरूरत थी। शिखा भी जो थी वो धीरे धीरे लोकेश के करीब आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। चंद ही मिनटों में स्थिति ऐसी हो जाती है कि दोनों के बीच रिश्ते बनने वाली स्थिति आ जाती है। दोनों अपने रिश्ते को भूल जाते हैं और सारे रिश्ते को शर्मसार करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ वहीं बाग में ही रिश्ता बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। उस वक्त लोकेश को एक अजीब सी फीलिंग होती है क्योंकि उसने जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं था। ये उसका पहली बार था और पहली बार में उसने अपने सारे अरमानों को उसने पूरा किया था। उसे काफी ज्यादा इस चीज से अच्छा लगा था। अब लोकेश और शिखा का यहीं से एक प्रोग्राम शुरू हो जाता है। दोनों यहाँ से निपटने के बाद फिर पहुंचते हैं शिखा के मायके में। शिखा अपने घर पहुंच जाती है। शिखा उस दिन लोकेश को रोक लेती है, कहती है कि यहीं पे रुक जाओ। लोकेश का भी मन था उसके साथ रुकने का, वो तो उस पल को जीना भी चाहता था। अब यहीं से शिखा की उसकी आदत लग जाती है। अब रात का वक्त होता है, दोनों जो है वो साथ में जो है, गर्मी का महीना चल रहा था तो चलो छत पर सोते हैं। दोनों छत पर सोने के लिए चले जाते हैं और रात में फिर दोनों जो है वो एक साथ समय बिताते हैं। अब दोस्तों यहीं से सिलसिला चलने लगता है। अब लगभग 10 दिन के आसपास शिखा जो है वो अपने मायके में रहती है और फिर उसके बाद वो माधव को फोन करती है, कहती है कि लोकेश को भेज दो, मुझे आना है, मेरी जो पढ़ाई है वो अब देर हो रही है, छूट रही है। लोकेश फिर जाता है, उसको लाता है और फिर जगह देख करके उनके साथ जो भी रिश्ता होता है वो फिर बनाता है। ये सिलसिला यहीं से लगातार चलने लगता है। अब जब भी लोकेश पढ़ाने आता, घर पर कोई नहीं रहता, तो शिखा और उन दोनों के बीच में रिश्ते बनते थे और फिर दोनों पढ़ाई करते थे। शिखा फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान देती थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो अब लोकेश पर भी ध्यान देने लगी थी। लोकेश और इसके बीच ये जो रिश्ता था जो कि लगातार चले रहता था। अब लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। वैकेंसी आती है और वैकेंसी आने के बाद शिखा और लोकेश दोनों ही अप्लाई करते हैं। भगवान का ऐसा आशीर्वाद और कृपा होती है कि दोनों का ही सिलेक्शन हो जाता है। दोनों जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। जब इनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि शिखा जो है वो सरकारी जॉब पा गई है और लोकेश भी पा गया है।
माधव की खुशी का ठिकाना नहीं था। माधव ने सोचा कि चलो अब हमारी गरीबी हट जाएगी, अब यहीं से जो मेरे सपने, हमारे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे और मैं जीवन में कुछ आगे भी करूंगा जिससे कि हम पति पत्नी जो है वो बेहद खुश रहेंगे। लेकिन समय का ऐसा तकाजा था और शिखा की ऐसी चाल चलती सिखाने की माधव उसमें फेल हो गया था। शिखा की जब नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीता है। अब जो शिखा होती है वो माधव से दूर रहने लगती है, क्योंकि जो शिखा की पोस्टिंग होती है वो दूसरे शहर में हो जाती है। माधव इसे कहता है कि मुझे भी साथ में रहना है, तो शिखा कहती है कि तुम साथ में रहोगे तो फिर 1 लोग कमाएंगे तो 2 लोग खर्च करेंगे, तुम्हें भी कोई काम करने की जरूरत है, तुम पैसा चाहिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम भी अपना काम करो। वो माधव को एक छोटी सी गांव में दुकान रखवा देती है कि ताकि माधव उसी में व्यस्त हो जाए, वो कहीं आए जाए ना। माधव अपनी दुकान में व्यस्त हो जाता है। अब इधर शिखा और लोकेश की जो लव स्टोरी थी वो जोरों पर चल रही थी। दोनों ही अक्सर ही वक्त पाकर एक दूसरे से मिलने जाते थे, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। लगभग 1.5 साल का और वक्त बीत जाता है। एक दिन शिखा माधव से कहती है कि ऐसा है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब ये बात माधव सुनता है तो उसके मानो पूरे शरीर में हलचल सी मच जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि शिखा को मैंने पढ़ाया लिखाया, उसकी मदद की और आखिर वो मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। तो वो पूछती है कि क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे। तो शिखा कहती है कि तुम्हारा और मेरा हम दोनों की जो जोड़ी है वो बेजोड़ है। मेरा जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ। मैंने पढ़ाई लिखाई करके खुद से अपने सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया और जो मेरा सपना है वो अब पूरा हो चुका है। अब मैं जैसा लड़का चाहती थी वैसा लड़का मुझे मिला नहीं था और अब मैं दूसरी शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती होंगी। शिखा दोस्तों उसको तलाक दे देती है और तलाक देने के बाद वो लोकेश के साथ शादी कर लेती है। जब ये बात माधव को पता चलती है कि वो लोकेश के साथ शादी कर ली है तो फिर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मैंने भरोसा किया वही मेरे साथ गद्दारी कर गया, वो भी रिश्ते को शर्मसार कर गया। ये बात पूरे समाज में, पूरे आसपास के 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाता है कि उस गांव में भतीजे से उस महिला ने शादी कर ली। लेकिन कोई कहता भी तो क्या कहता, किसी के भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी, किसी के पास ये क्षमता नहीं थी, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए थे। अब दोनों के पास रुतबा था, दोनों के पास पैसा था, शोहरत था। शिखा भी मान मर्यादा को लांघते हुए दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। इधर माधव का ये हाल हो गया था कि उसे सदमा सा लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया। माधव बहुत कोशिश करता है, बहुत कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके हाथ आती है तो केवल असफलता। उसे कहीं से कोई सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास पैसा था, पावर था, साथ ही साथ सरकारी नौकरी थी और वो बिल्कुल स्वतंत्र थी। आजकल हमारे देश में सबको ही स्वतंत्रता है, वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है और उसी का शिकार हो जाता है माधव। दोस्तों बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं जो कि जब तक उनका काम बिगड़ा रहता है तब तक वो बिल्कुल ही सीधे साधे रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं है। लेकिन जैसे उनका काम बन जाता है तो बिल्कुल वो सांप की तरह हो जाते हैं और मौका पाते ही डस लेते हैं, जैसा कि शिखा ने माधव के साथ किया। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि किसने सही और किसने गलत किया। क्या शिखा ने माधव के साथ सही किया? तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।